हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में अचर गुणांक वाले रैखिक समीकरण नामक चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चनों को कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि इसके बेसिक महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं, तो उस वीडियो को प्लीज़ आप देख करके इस वीडियो में आइएगा। आई होप कि आपने कल शाम 8:40 वाली वीडियो देख ली होगी। यदि देख लिए तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का बेसिक पॉइंट देख लेते हैं और मोटिवेशनल पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, आज का मोटिवेशनल पॉइंट क्या है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। तो आप उस वीडियो को देख करके आइएगा इस वीडियो में, तभी ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। यदि आप नहीं देखें फिर भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद उसे ज़रूर देखना है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो अचर गुणांक मतलब अचर पद होना चाहिए, ए बी कुछ भी जिसका मान बदलता रहे, ठीक है। अब रैखिक अवकल समीकरण मतलब वह अवकल समीकरण जिसकी पावर क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। देखिए, इसकी पावर क्या है, एक है, तो इसे कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और यदि इसमें अचर पद जोड़ दिया जाए कुछ इस प्रकार से, तो इसे रैखिक अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अपन बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल टू ई की पावर x। देखिए फ्रेंड्स, अपने को क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर x अवकल समीकरण d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 0 का एक हल है या नहीं, अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए, जिंदगी में रास्ते तो अनेक होते हैं, यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता बदल लेना चाहिए, बल्कि मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने को दिया गया y इक्वल टू ई की पावर x, तो इसको ये संतुष्ट करता है या नहीं। संतुष्ट करना मतलब इसका, यदि संतुष्ट करता है तो इस अवकल समीकरण का हल होगा, यदि संतुष्ट नहीं करता तो यह इस अवकल समीकरण का हल नहीं होगा। तो चलिए, y इक्वल टू ई की पावर x दिया है, तो इसमें वैल्यू पर रखते हैं। तो देखिए, ये d2y/dx² मतलब 2 बार इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो इसका x के सापेक्ष दिया अवकलन करें, dy/dx इक्वल टू ई की पावर x ही होगा। इसी प्रकार इसके एक बार और अवकलन करें, d2y/dx², तो ये भी होगा ई की पावर x, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं और देखते हैं संतुष्ट करता है या नहीं। तो देखिए, d2y/dx² की जगह ई की पावर x रखेंगे, जो कि यहाँ पर वैल्यू आई हुई है, माइनस टू माइनस y की जगह क्या रखना है, ई की पावर x, तो ई की पावर x और इक्वल टू 0 दिया गया है, इसमें अपन ने मान रख दिया। अब देखिए, ई की पावर x से ई की पावर x जाएगा तो आ जाएगा 0, अर्थात 0 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर यह संतुष्ट कर रहा है, अर्थात y ई की पावर x अवकल समीकरण d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 0 का एक हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
इसमें बोला गया है फ्रेंड्स y इक्वल टू सी प्लस ई की पावर x समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो का एक हल नहीं है। अपने को प्रूफ करना है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें मान रखने के लिए अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो चलिए पता करते हैं इसका दो बार अवकलन करके। तो सबसे प्रथम एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स से अपेक्षा अवकलन कर रहे हैं तो सी का तो हो जाएगा जीरो, ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। ठीक इसी प्रकार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। इसकी जगह ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, वाई की जगह रखना फ्रेंड्स सी प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए ई की पावर एक्स माइनस सी माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो। ई की पावर एक्स सी की पावर एक्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, अर्थात यह संतुष्ट नहीं करता डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो को। मतलब यह जो वाई इक्वल, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये y इक्वल टू सी प्लस ई की पावर x है समीकरण डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आया। संतुष्ट कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एवं राइट हैंड साइड अलग अलग है, अतः यह संतुष्ट नहीं करता। चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस फोर वाई को हल कीजिए। मतलब ये जो दिया गया समीकरण है इसको हल करना है। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा m इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, अवकल गुणांक दो बार किया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस थ्री तो थ्री, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह एम माइनस फोर, क्योंकि ये जो है यह अवकल गुणांक नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या करते हैं? गुणनखंड तोड़ते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए अपने को ऐसी संख्या ढूंढनी होगी कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने और घटाने पर 3 आए। तो ऐसी संख्या फ्रेंड्स 3, ऐसी संख्या फ्रेंड्स 4 और 1। देखिए 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही वैल्यू पुट करते हैं। माइनस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 3m, लेकिन माइनस माइनस से तो माइनस 4m आ जाता, तो प्लस लगा दिए और यहाँ पर गलत लिख दिए फ्रेंड्स, 4m माइनस 4। देखिए यहाँ पर 1 और 4 लिखे हैं। ठीक है, और बाकी एडिटिव। तो देखिए अब इनमें से लेते कॉमन, इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? m। तो m को कॉमन लिए, m को m स्क्वायर में भाग दिए तो m बचा, m का भाग m में दिए तो बचा 1, माइनस इन दोनों में क्या क्या बनेगा? 4, तो 4 को कॉमन लिए, 4 का माइनस 4m में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m, तथा माइनस 4 का माइनस 4 में भाग देंगे तो आ जाएगा +1। मतलब इसके जो फैक्टराइजेशन आए m + 1, जो दोनों कोष्ठकों में सेम है। ये देखिए एक जो सेम नहीं है m - 4, और इनके इक्वल टू रखते आना है 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि इसके इक्वल टू 0 रखते हैं m + 1 = 0,
तो यहाँ पर m इक्वल टू -1, ठीक है, एक वैल्यू मिली m इक्वल टू -1। यदि m-4 इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से m इक्वल टू 4 मिलेगा। मतलब m की वैल्यू अपने को प्राप्त हुई, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू 4। इस मेथड को अपन कहते हैं व्यापक हल ज्ञात करना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? व्यापक हल ज्ञात करना। तो फटाफट से इसे नोट कीजिएगा, देखिए पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अब अपन ने m की वैल्यू फाइंड कर ली। अब m की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने को इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना होता है, अर्थात CF ज्ञात करना होता है। शॉर्टकट में इसे CF कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पर हम CF ज्ञात करते हैं। CF मतलब व्यापक हल, कॉम्प्लीमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसका फार्मूला होता है y इक्वल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। m2 तक ही लिखेंगे क्योंकि m1 और m2 प्राप्त, m की दो वैल्यू प्राप्त हुई, इसलिए m2 तक ही लिखेंगे। अब देखिए C1 की जगह C1, e की जगह e, m1 की जगह -1x प्लस C2 की जगह C2, e m2 की जगह 4x। यही अपना फाइनल आंसर है फ्रेंड्स। क्या यही अपना फाइनल आंसर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। हाँ, बहुत इजी है, हमारे साथ पढ़ोगे तो इसी प्रकार आपको इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए यहाँ पर पेज को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में को हल करना है। हम जानते हैं कि dy/dx का क्यूब, हम क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि dy/dx इक्वल टू m। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर dy/dx का क्यूब है, क्या है? क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा m का क्यूब, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। यहाँ पर dy/dx का स्क्वायर है तो यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -11 प्लस है, और dy/dx की जगह m -6 इक्वल टू 0। इस प्रकार का अपना एक इक्वेशन बना। अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। तो इसे हल करने का एक शॉर्ट मेथड है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 6, लास्ट में 6 तो 6। यदि यहाँ पर 6 आया है तो यहाँ पर 6m आना चाहिए, ठीक है, ऐसे आप लगाया करिए। यदि यहाँ पर 6 है तो उसके बाद 6m आना चाहिए। 6m आया है लेकिन यहाँ पर क्या है, 11m, तो इसमें प्लस 5m होना बाकी है। यदि यहाँ पर 5m आया तो इसके बाद 5m स्क्वायर होना चाहिए, तो 5m स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 6m स्क्वायर है, मतलब एक और m स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए एक और m स्क्वायर कर दिए, और m का क्यूब है तो m का क्यूब लगा दिए। इस प्रकार इसको तोड़ते हैं फ्रेंड्स। अब बस क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, m। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो m स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से m स्क्वायर को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में m स्क्वायर कॉमन है। तो m स्क्वायर का m का क्यूब में डिवाइड देंगे तो m बचेगा, माइनस m स्क्वायर का m स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तथा इन दोनों में से कौन सी चीज़ें कॉमन दिख रही है, तो इन दोनों में से अपने कॉमन दिख रही है -5 और -5m दिख रहा है। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, -5m। -5m का -5m स्क्वायर के साथ भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m। -5m का +5m में भाग देंगे तो -1।
इसी प्रकार यहाँ से कॉमन आएगा 6, और 6 का 6m में भाग देंगे तो यहाँ पर m 6 का 6 में भाग देंगे तो -1 इक्वल टू 0। तो देखिए इनमें सभी चीज़ें में कौन सी चीज़ें कॉमन है, m-1। इन सभी में m-1 कॉमन है तो m-1 को कॉमन लिए। अब बचा क्या, यहाँ पर इस m² m-1 का m-1 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर बचेगा m², यहाँ पर बचेगा -5m, एंड यहाँ पर बचेगा +6। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू 0। यहाँ पर m-1 दिया गया है। अब इसका भी गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, अपने को एक ऐसी संख्या ढूंढना है फ्रेंड्स कि गुणा करने पर 6 आनी चाहिए, n जोड़ने और घटाने पर -5 आनी चाहिए। तो ऐसी संख्या है 6 और 1। क्या है, 6 और 1, या 2 और 3 ले सकते हैं। क्या 2 और 3, तो 2 3 लेते हैं, m² -2m -3m +6 इक्वल टू 0। इस चीज को अपन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपने को इस प्रकार दिया गया है। अब देखिए m-1 को ऐसी चीज, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है इन दोनों में से, तो m कॉमन आ रही है, तो m को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा m और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, m का m² भाग देंगे तो यहाँ पर m, और m का 2m में भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, -3। तो -3 को कॉमन लिए, जब अपन -3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है क्या, m, और यहाँ पर -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मिला अपने को m-1, और यहाँ से मिला दोनों कोष्ठकों में कौन सी चीज सेम है, m-2, एंड क्या क्या बचा, m-3। तो m-3 लिख देते हैं, इसके इक्वल टू 0। अब यदि सभी के इक्वल टू 0 रखते हैं, इसके इक्वल टू 0 को तो 1 उस साइड चला जाएगा, राइट साइड, तो m इक्वल टू अपना मिल जाएगा 1, जो कि m1 की वैल्यू कहला जाएगी, तथा यहाँ पर जो 2 राइट साइड जाएगा तो m इक्वल टू 2, तो जो m2 की वैल्यू कहला जाएगी, तथा यहाँ पर m3 इक्वल टू 3। तब m की वैल्यू ज्ञात करने के बाद अपने को ज्ञात करना होता है दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए अपन एक फार्मूला जानते हैं, y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। चलिए इसमें मान रखते हैं c1 e की पावर m1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखेंगे, और x प्लस c2 e की पावर m2 की वैल्यू 2, तो 2x प्लस c3 m3 की वैल्यू 3 इंटू x। ये अपना हुआ दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है फ्रेंड्स, एंड चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बड़ी ही शिद्दत के साथ देखिए, यदि उसे नहीं कर पाते तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। चलिए उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने को क्वेश्चन दिया गया है कि d3y अपॉन dx का क्यूब -9 d2y बाई dx² प्लस 23 dy अपॉन dx -15y। ठीक है फ्रेंड्स, और हम जानते हैं कि m इक्वल टू dy अपॉन dx होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, मान रख देते हैं, यहाँ पर dy अपॉन dx का क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पर m का क्यूब -9m² प्लस
23m माइनस 15y। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। परीक्षा की दृष्टि से यह जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिएगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अपन अब करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करते हैं। हमने क्या बताया था, फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 लिखे। इसके बाद आना चाहिए 15m। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, 15m। यदि यहाँ पर 15m आ गया लेकिन यहाँ पर 23m है तो 15 प्लस 8m, तो यहाँ पर 23m हो जाएगा। अब यहाँ पर 8m है तो 8m स्क्वायर होना चाहिए, बढ़ती हुई घात में होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर 8m स्क्वायर आ गए तो यहाँ पर 9m स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक और m स्क्वायर लगा देंगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा। और m का क्यूब, देखिए m का क्यूब है तो m का क्यूब, माइनस 9m स्क्वायर तो माइनस 9m स्क्वायर, एंड 23m है तो 8 15 23m और माइनस 15 है तो माइनस 15। बिल्कुल हमने बिल्कुल सेम रखा है। ठीक है, बस तोड़ दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए इसके इक्वल टू रखते हैं 0। अब इनमें से उभयनिष्ठ लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से कौन सी चीजें उभयनिष्ठ आएगी, इन दोनों में से m स्क्वायर उभयनिष्ठ आ रही है तो m स्क्वायर का m की पावर क्यूब में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर का m स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 1। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में से क्या चीजें कॉमन दिख रही है, प्लस 8m, तो प्लस नहीं माइनस 8m, क्या है फ्रेंड्स, माइनस 8m। तो माइनस 8m को यदि कॉमन लिए तो माइनस 8m का माइनस 8m स्क्वायर में भाग देंगे तो यहाँ पर 8m, यहाँ पर आ जाएगा m, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, m। और माइनस 8m का माइनस 8m का प्लस 8m में डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर अपना कॉमन आ रहा है प्लस का 15 है, प्लस के 15 में 15m का भाग देंगे तो यहाँ पर m, और इस प्लस के 15 में माइनस के 15 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1। ध्यान रखें कॉमन लेते समय कि तीनों कोष्ठकों में सेम आना चाहिए। यदि त्रिघात का है तो कोई यदि बहुपद त्रिघात का है तो तीनों कोष्ठकों में सेम आना चाहिए। मान यदि कोई भी बहुपद द्विघाती है तो उसमें जो दो जगह वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुपद त्रिघात वाला है तो तीनों जगह सेम आया है। ठीक है, तो इन जो सभी जगह सेम है उसे अपन कॉमन लेते हैं m-1, और सभी में से बचा क्या, यहाँ पर से बचा m स्क्वायर और यहाँ से 8m और यहाँ पर से बचा प्लस 15। अब इसका भी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 15 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है फ्रेंड्स, 5 और 3। तो अपन रखते हैं 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए m-1, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, m, तो m को कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा m-5। देखना दोनों कोष्टक में सेम आएगा। यहाँ से लिए अपन -3 को कॉमन लिए, क्या लिए फ्रेंड्स, -3 को कॉमन लिए तो -3 का -3m में भाग दिए तो यहाँ पर बचेगा m, -3 का प्लस 15 में भाग दिए तो -5। देखिए दोनों में इक्वल आया, इक्वल टू 0। चलिए इस चीज़ को अपन लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए क्या होगा, m-1 एज इट इज, एंड यहाँ पर कॉमन आएगा m-5 और यहाँ पर m-3। अब इनको रखते हैं 0 के इक्वल, तो यदि इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो m=1, एंड इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो m=5, एंड इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो m=3। अब m की वैल्यू पता चल जाने के बाद अपन व्यापक हल ज्ञात करते हैं। व्यापक हल ज्ञात करने का फार्मूला होता है m1x
प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। इसमें वैल्यू रखते हैं तो C1 e की पावर m1 की जगह 1x प्लस C2 e की पावर m2 माइनस m2 मतलब 5x प्लस C3 e की पावर m3x मतलब 3x। ये रहा अपना व्यापक हल दिए गए समीकरण का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। देखिए, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितने को रास्तों पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर। सो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।